आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज अपोप्टोसिस। इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से जानते हैं और इन शॉर्ट इसको हम PCD के नाम से भी जानते हैं। तो अपोप्टोसिस की बात करें तो अपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ है जिससे जो सेल्स है अपनी डेथ को क्या करती है, प्रोग्राम करती है। दैट्स व्हाई इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से जानते हैं। इसमें सेल्स अपनी खुद की डेथ सेल्फ कार्ड कराती है, इसलिए इसको हम ऑल्सो नोन एज सेल इंट्रेंसिक सुसाइड पाथवे के नाम से जानते हैं। तो इसको हम सेल इंट्रेंसिक सुसाइड पाथवे और प्रोग्राम सेल डेथ पाथवे के नाम से जानते हैं, जिससे हमारी जो सेल्स है अपनी डेथ को क्या करती है, प्रोग्राम करती है। अपोप्टोसिस एक ओनली मीडियम नहीं है, ओनली वे नहीं है जिससे सेल्स क्या करती है, अपोप्टोसिस करते हैं। इसके अलावा अदर प्रोग्राम सेल डेथ ऑल्सो अकर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ऑटोफैजी की बात करें, नेक्रोप्रोसिस की बात करें, तो ये अदर प्रोग्राम सेल डेथ पाथवे है जिससे सेल्स क्या करती है, अपनी डेथ कार्ड करवाती है। तो इनमें से अपोप्टोसिस भी एक वन है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज अपोप्टोसिस। अब हम इस अपोप्टोसिस की बात करें तो ये डेवलपमेंटल जो स्टेज है, ओल्ड डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स अर्ली डेवलपमेंट के अंदर भी प्रेजेंट होता है और एक अडल्ट इंडिविजुअल के अंदर भी क्या होता है, आपका अपोप्टोसिस प्रेजेंट होता है। बट इसका जो रेट है वो वेरी कर सकता है। जैसे अगर हम अर्ली डेवलपमेंटल एज की बात करें तो अर्ली डेवलपमेंटल एज के अंदर जो रेट होता है अपोप्टोसिस का वो कैसा होता है, हाई होता है। वाइल अगर हम बात करें आपके अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर जो रेट होता है अपोप्टोसिस का वो कैसा होता है आपका, तो जो रेट है वो मे भी आपका क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। अर्ली डेवलपमेंटल एज के अंदर जो अपोप्टोसिस का जो रेट होता है वो वेरी हाई स्पीड से होता है, ज़्यादा अपोप्टोसिस प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम एक अडल्ट इंडिविजुअल्स की बात करें तो इसमें जो अपोप्टोसिस का जो रेट होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। इसके अलावा अगर हम मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स में कंपेरिजन करें, वुमन मेल के अंदर और वुमन फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स के अंदर जो अपोप्टोसिस का जो रेट होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू मेल ह्यूमन। क्योंकि फीमेल्स के अंदर एवरी मंथ क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, बहुत सारी सेल्स की क्या होती है, डेथ कार्ड होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो फीमेल इंडिविजुअल्स है उसके अंदर जो रेट ऑफ जो अपोप्टोसिस है एज कम्पेयर टू मेल क्या होता है, आपका हाई होता है। इसके अलावा जो अपोप्टोसिस है ये एक प्रॉपर्टी होती है सभी वर्टिब्रेट सेल्स की। वर्टिब्रेट सेल्स आपकी फिश से लेके मैमल्स, दैट मीन्स आपके फिश के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, एल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर, सभी के अंदर क्या होता है, अपोप्टोसिस प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिससे सेल की क्या होती है, आपकी डेथ होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि आपका जो अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है इट में भी आपका बेनिफिशियल हो सकता है और इट में भी हार्मफुल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ अपोप्टोसिस क्या है। बेनिफिशियल की बात करें तो जब अर्ली डेवलपमेंट होती है, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, उस टाइम जो फिंगर्स की जो फॉर्मेशन होती है, तो फिंगर्स के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे जो सेल्स होती है उनकी भी डेथ होती है, किसके कारण, अपोप्टोसिस के कारण। इसके अलावा हेड की जो शेप होती है, हेड की जो फॉर्मेशन होती है उसमें भी क्या होता है, अपोप्टोसिस के कारण ही असर होता है। तो जो अपोप्टोसिस है मे बी बेनिफिशियल भी हो सकता है और इट में भी हार्मफुल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है रेट ऑफ अपोप्टोसिस। अगर रेट ऑफ अपोप्टोसिस एंड जो सेल फॉर्मेशन है उसका जो रेट है दोनों इक्वल होता है, दैट मीन जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट होती है। अगर मान लो अपोप्टोसिस का रेट ज्यादा है बट जो सेल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कम सेल फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स डिसऑर्डर प्रोड्यूस होगा। उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर बोलेंगे। अगर किसी भी बॉडी के अंदर अपोप्टोसिस का रेट स्लो है, दैट मीन्स सेल की डेथ कम हो रही है। वाइल रेट ऑफ सेल प्रोडक्शन की बात करें, आपकी जो सेल्स है वो ज्यादा फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होगा, आपका ट्यूमर प्रोड्यूस होगा। तो रेट ऑफ अपोप्टोसिस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो अपोप्टोसिस है वो आपका नॉर्मल है या फिर आपका हार्मफुल है। इसमें भी बेनिफिशियल भी हो सकता है, जैसे कि हमने बताया जो हमारी फिंगर्स की फॉर्मेशन होती है, हेड की जो फॉर्मेशन होती है अर्ली डेवलपमेंट के अंदर, वो किसके कारण होती है, अपोप्टोसिस के कारण होती है। ये हार्मफुल होता है अगर अपोप्टोसिस बिल्कुल ही लेस हो, मोर देन सेल प्रोडक्शन से, तो आपका ट्यूमर प्रोड्यूस होगा। अगर अपोप्टोसिस ज्यादा हो, रेट ऑफ सेल प्रोडक्शन कम हो, तो क्या होंगे, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि आपका जो अपोप्टोसिस सेल है वो क्या करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है।
कि आपका जो अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है जिसमें सेल्स अपनी डेथ कार्ड कराती है, तो एक सिंगल सेल फिनोमेना होता है, एक सिंगल सेल से अपनी डेथ को क्या करती है, प्रोग्राम करती है। और ड्यूरिंग दी अपोप्टोसिस, जिस सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन कार्ड नहीं होता, उसकी नेगेटिव सेल्स में कोई भी इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस नहीं होता। इवन जो सेल्स अपोप्टोसिस शो करती है उसका जो साइज है वो भी इंक्रीज नहीं करता। इवन जो सेल्स है वो आपकी ब्रस्ट भी नहीं करती। बट जो अपोप्टोटिक जो सेल्स है उसके अंदर जो सेल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज जिस सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस होती है उस सेल्स में से उसका जो वाटर है वो क्या हो जाता है, रिलीज होता है। ड्यू टू रिलीज ऑफ वाटर जो अपोप्टोटिक जो सेल्स है वो क्या जाती है, आपकी श्रिंक हो जाते हैं। ड्यू टू श्रिंकिंग, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है सेल्स की, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के श्रिंक हो जाने के कारण ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या होते हैं, ब्लैब की फॉर्मेशन होती है। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होती है, ब्लैबिंग होती है ड्यूरिंग दी अपोप्टोसिस। अब हम अपोप्टोसिस की बात करें तो अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है ये कैसा होता है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। दैट मीन्स सेल्स जब अपनी डेथ क्रॉस कराती है पीसीबी की हेल्प से, तो उसमें क्या होती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है वो कैसे आपका एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस होता है ये कैसा होता है, कंट्रोल होता है, जेनेटिकली कंट्रोल होता है। ये नहीं कि कोई भी सेल्स अपनी डेथ को क्या करेगी, प्रोग्राम कर देगी। तो ये अपोप्टोसिस जो प्रोसेस होता है ये कैसा होता है, कंट्रोल प्रोसेस होता है। एज वेल एज कैसा होता है, आपका रेगुलेटेड होता है। डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती है जो सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इट में भी आपकी इनिबिटरी हो सकती है और इट में भी आपकी प्रमोटर प्रोटीन हो सकती है। ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ अपोप्टोसिस जो प्रमोटिंग जो प्रोटीन है वो क्या करती है, अपोप्टोसिस काज कराती है। और ड्यूरिंग दी कैंसर ना हो उसमें उस टाइम आपकी जो सेल्स है खुद को क्या करती है, अपोप्टोसिस कराने के लिए क्या करती है, इनिशिएट करती है। तो प्रमोटिंग प्रोटीन्स भी होती है और जब इनिबिट कराना हो तो इनिबिटरी प्रोटीन्स भी क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है सेल के इनसाइड। इसके अलावा जो अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है, मान लो कोई भी आपकी सेल्स है वो आपकी अपोप्टोसिस पे जारी है, वो आपके अपोप्टोसिस से पहले अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है, सेल प्रोग्राम जो पार्ट है उसको क्या कर सकती है, रिवर्स कर सकती है। तो आपका जो अपोप्टोसिस का प्रोसेस है इट में भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है और इट में भी आपका कैसा हो सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। अपोप्टोसिस की अगर हम पाथवेज की बात करें तो दो टाइप के पाथवे होते हैं। एक होता है एक्सटेंसिव पाथवे जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सेल्स को डेथ काज करने के लिए। एक होता है आपका इंट्रिंसिक पाथवे जिसमें सेल के इनर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्स को डेथ काज करवाते हैं। तो आपके जो इंट्रेंसिक जो पाथवे है ये आपके कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। बट जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, एक्सटेंसिक पाथवे से जो सेल की डेथ होती है वो कैसा होता है, आपका इरिवर्सिबल होता है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जो अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, आपका मे बी रिवर्सिबल भी हो सकता है और इट में भी आपका इरिवर्सिबल होता है। इसके अलावा अपोप्टोटिक जो सेल्स है इसमें जो साइटोस्केलेटन जो मॉलिक्यूल्स है आपके, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें, इन साइटोस्केलेटन का ब्रेकडाउन नहीं होता है। बट जो सेल एडेशंस मॉलिक्यूल्स है, जो आपकी मान लो दो सेल्स है ये आपस में ज्वाइन होती है विद द हेल्प ऑफ सेल एडेशन मॉलिक्यूल, तो जिस सेल्स के अंदर जो अपोप्टोसिस होता है तो सेल एडेशन जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाता है, आपकी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्योंकि अगर बात करें बहुत सारी जो सेल्स है वो आपकी ग्रुप टुगेदर होकर क्या करती है, टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। और ये सभी जो सेल्स है ये आपकी ज्वाइन होती है विद दी हेल्प ऑफ सेल एडेशन मॉलिक्यूल। जब जिस सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस होगी दैट मींस उस सेल का श्रिंकेज होगा, तो श्रिंकेज होने के कारण ये सेल एडेशन जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाते हैं, आपकी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एज वेल एज की फीचर्स की बात करें अपोप्टोसिस की, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है। एज वेल एज जो क्रोमोजोम पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, आपका कंडेंस हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पाइकनोसिस बोलते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोहेक्सिस बोलते हैं। तो अपोप्टोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पाइकनोसिस भी अकर होता है और आपका कैरियोहेक्सिस भी अकर होता है। पाइकनोसिस का मतलब होता है क्रोमोजोम क्या हो रहा है, आपका कंडेंस हो रहा है। भाई कैरियोहेक्सिस की बात करें इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर जो आपका पार्ट होता है वो क्या जाता है, आपका फ्रेगमेंटाइज हो जाता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे आपके अपोप्टोसिस के। देन हम बात करें कि आपके जो अपोप्टोटिक जो सेल्स है उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे अगर हम एक नॉर्मल सेल्स की बात करें और एक अपोप्टोटिक सेल्स की बात करें, तो आपकी जो नॉर्मल सेल्स है और आपकी अपोप्टोटिक जो सेल्स है दोनों में कुछ क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये सेल्स आपके अपोप्टोटिक प्रोसेस को क्या कर रही है, अंडरगो कर रही है। अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें तो नॉर्मल सेल्स के अंदर जो आपकी फोस्फोलिपिड होती है, लिपिड की जो बाइलेयर होती है उसके
आउटर पार्ट के ऊपर क्या होता है आपके फॉस्फेटिडिल कोलिन क्या होते हैं ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, और इनर लीफ लेग पे क्या होता है आपके फॉस्फेटिडिल सीरीन्स क्या होते हैं आपके ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। बट ड्यूरिंग दी अपोप्टोसिस ये जो फॉस्फेटिडिल जो सीरीन्स है वो आपका इनर लीफ लेग से कहाँ पे चला जाता है, आउटर लीफ लेग पे मूव कर जाता है और सिग्नल देता है ईट मी सिग्नल। दैट मीन्स अदर जो नाइबरिंग जो सेल्स है, मैक्रोफेजिक जो सेल्स है, वो इन सेल्स को क्या कर देते हैं, इमीडिएटली ईट आउट कर देते हैं। तो आपके अपोप्टिक जो सेल्स है उसके अंदर जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इनर लीफ लेग पे क्या होता है, नेगेटिव फॉस्फोलिपिड होता है जिसको हम फोस्फोसिलिन के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट इसको हम पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें, आपकी लिपिड की बाई लेयर है, आपकी ये आउटर लीफ लेग है, ये आपकी इनर लीफ लेग है। तो इसकी इनर लीफ लेग के अंदर नॉर्मल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेटिडिल सीरीन प्रेजेंट होता है। बट इन अपोप्टोटिक सेल्स ये आपके जो फॉस्फेटिडिल जो सीरीन है ये आपके इनर लीफ लेग से कहाँ पे मूव कर जाते हैं, आउटर लीफ लेग पे मूव कर जाते हैं, जिससे सिग्नल मिलता है नाइबरिंग सेल्स को अपोप्टोसिस काज करने का। नेक्स्ट हम बात करें कि जैसा कि हमने बताया था कि आपका जो अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है इसके अंदर इन्फ्लामेशन काज नहीं होता। क्यों नहीं काज होता, बिकॉज जिन सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस होता है वो अपने न्यूक्लियर कंटेंट, वो अपने सेलुलर जो कंटेंट है उसको रिलीज नहीं करती आउटसाइड दी बॉडी इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर। तो आपकी इंटरस्टिशियल टिश्यू में कोई भी केमिकल्स नहीं रिलीज होंगे, तो आपकी नाइबरिंग जो सेल्स है उनमें इन्फ्लामेशन काज नहीं होगा। और जिन सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस होती है उनकी नाइबरिंग जो सेल्स है उनको क्विकली फैगोसाइटोसिस कर लेती है। दैट्स वाई भी क्या होता है आपका इन्फ्लामेशन स्टार्ट नहीं होता। और जो सेल्स इन सेल्स को ईट करती है वो क्या नहीं करती, एंटी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज नहीं करती। इन तीन प्रोसेस होने के कारण जो आपकी अपोप्टोटिक सेल्स है वो क्या नहीं शो करती, इन्फ्लामेशन शो नहीं करती। और इसी वजह से अपोप्टोटिक जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन डेथ पाथवे। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन डेथ पाथवे के नाम से जानते हैं। बिकॉज जो सेल्स जिसकी अपोप्टोसिस हुई थी उसको इमीडिएटली उसकी नाइबरिंग जो सेल्स है, मैक्रोफाज जो सेल्स है, उन्होंने क्या कर लिया, उनको ईट कर लिया, कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं हुआ। दैट्स व्हाई अपोप्टोसिस इज नोन एज ए सेल क्लीन डेथ पाथवे। इसको हम सेल क्लीन डेथ पाथवे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंस बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि आपका अपोप्टोसिस भी प्रोग्राम सेल डेथ है। इसके अलावा अदर पाथवे भी होते हैं जिससे सेल्स की क्या होती है, डेथ काज होती है। जैसे नेक्रोसिस की बात करें, ऑटोफैगी की बात करें, तो अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपोप्टोसिस की बात करें तो अपोप्टोसिस कैसा है, सिंगल सेल फिनोमिना है। इसमें एक सिंगल सेल क्या करती है, अपनी डेथ को क्या करती है, प्रोग्राम करती है। वाइल नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस के अंदर क्या होती है, आपकी सीट ऑफ सेल्स क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। तो आपका फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा कि अपोप्टोसिस एक सिंगल डेथ फिनोमिना है, एक सिंगल सेल क्या करती है, अपनी डेथ काज करवाती है। वाइल नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस के अंदर क्या होती है, सीट ऑफ सेल्स क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा अपोप्टोसिस सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल श्रिंकिंग होती है। वाइल नेक्रोसिस की बात करें तो क्या होता है, सेल स्वेलिंग होती है। सेल क्या करती है, स्वेल करती है। अपोप्टोसिस में हमने बताया था कि सेल से क्या होता है, वाटर रिलीज होता है जिसके कारण क्या होती है, आपकी सेल श्रिंक करती है। वाइल नेक्रोसिस जिस सेल्स के अंदर होता है उस सेल्स के अंदर क्या होता है, वाटर इनटेक करता है। वाटर के इनटेक करने के कारण जो सेल्स है वो क्या कर जाती है, स्वेल कर जाते हैं। ड्यूरिंग दी एडिंग ऑफ वाटर या फिर इनटेक ऑफ वाटर, सेल के स्वेलिंग होने के कारण जो सेल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और सेल्स के अंदर ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट होने के कारण सेल क्या हो जाती है, आपकी ब्रस्ट हो जाती है। वाइल अगर हम अपोप्टोसिस की बात करें तो अपोप्टोसिस में वाटर रिलीज होने के कारण सेल क्या हो रही है, आपकी श्रिंक हो रही है। तो सेल के श्रिंक होने के कारण जो सेल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। और सेल डज नॉट ब्रस्ट, और सेल क्या नहीं करती, आपकी ब्रस्ट नहीं करती। तो सेल ब्रश नहीं करती तो इसमें जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसका ब्रेकडाउन नहीं होता, बट उसके अंदर क्या होती है, ब्लैबिंग प्रोड्यूस होना चाहिए, ब्लैब की फॉर्मेशन होना प्रोड्यूस हो जाती है। बट अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो इसमें सेल ब्रश हो रही है, जिसके कारण ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो अपोप्टोसिस के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनली रोल प्ले नहीं करती। बट अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनली है वो आपका रोल प्ले करती है। जैसे लाइसोसोम की बात करें, ये अपनी सेल्स को क्या करती है, आपका ईट करने का काम करती है। इसलिए लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल ऑर्गेनली के नाम से जानते हैं। और यही लाइसोसोम किसमें हेल्प करता है, नेक्रोसिस में हेल्प करता है। दैट मीन्स कि नेक्रोसिस प्रोसेस में ऑर्गेनली क्या होती है, इन्वॉल्व होती है।
नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, जैसे कि हमने बात किया था कि जो अपोप्टोसिस है ये कैसा होता है, आपका एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, वाइल अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस कैसा होता है, एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अब हम फैक्टर्स की बात करें कि कब हमारी सेल से अपोप्टोसिस शो करेगी, कब आपकी नेक्रोसिस शो करेगी, तो आपकी अपोप्टोसिस के लिए जो इंड्यूसिंग जो फैक्टर्स है, जो इंड्यूस कराते हैं अपोप्टोसिस के, इसमें भी आपके इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं और इसमें भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। जैसे इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, जैसे सेल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के कारण सेल क्या करती है, अपनी डेथ को क्या करती है, प्रोग्राम करती है। तो इसमें फैक्टर इंटरनल भी हो सकता है, इसमें भी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, कोई भी लाइट का एक्सपोजर हो सकता है, जिसके कारण जो सेल्स है वो क्या करती है, अपनी डेथ को क्या करती है, प्रोग्राम करती है। वाइल अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस में कोई भी मान लो कोई भी टॉक्सिन है, कोई भी ट्रॉमा हो गया, कोई भी इंजरी हो गई, या फिर कोई भी केमिकल हमारी बॉडी के ऊपर फॉल हो गया, तो हमारी स्किन पे मान लो कोई भी केमिकल फॉल हो गया, तो हमारी बहुत सारी जो सेल्स है, सीट ऑफ जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, आपकी डेड हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। और जब एक सिंगल सेल्स की जब डेथ होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपोप्टोसिस बोलते हैं। तो नेक्रोसिस में भी आपके टॉक्सिन के कारण हो सकता है, मे बी कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, या कोई भी इंजरी हो सकती है, जिसके कारण क्या हो सकती है, आपकी नेक्रोसिस प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें कि आपका जो अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है रेगुलेटेड होता है, कंट्रोल मैनर से होता है। भाई नेक्रोसिस की बात करें कैसा होता है, आपका अनरेगुलेटेड एंड अनकंट्रोल होता है। जैसे मेरी बॉडी पे कोई भी केमिकल फॉल हो जाए तो उसको प्रोसेस को हम क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि हमारी सेल्स अब डेड मत हो, वो सेल्स क्या होगी, 100% क्या होगी आपकी, ड्यू टू केमिकल एक्सपोजर वो क्या होगी, आपकी डेड होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो नेक्रोसिस जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बट आपका जो अपोप्टोसिस है इसमें भी रिवर्सिबल हो सकता है, और इसमें भी कैसा हो सकता है, आपका इरिवर्सिबल हो सकता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल बताया कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। जैसे हम किसी भी हाई एल्टीट्यूड पे गए, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के कारण हमारी सेल्स के अंदर भी क्या होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हमारी जो सेल्स है वो क्या करेगी, अपोप्टोसिस क्या करेगी, आपका प्रोग्राम करेगी। बट जैसे ही मान लो हम हाई एल्टीट्यूड से नीचे आ गए, तो उस टाइम हमारी बॉडी में फिर से ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो अब वो सेल्स है वो अपोप्टोसिस प्रोसेस से क्या कर देगी, रिवर्स कर देगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अपोप्टोसिस में भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, और इसमें भी आपका इरिवर्सिबल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस पाथवे से जो सेल्स है वो आपकी अपोप्टोसिस काट करती है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया, जो अपोप्टोसिस है ये आपका क्लीन डेथ पाथवे होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इंफ्लामेशन नहीं होता। सेल्स अपने साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है उसको आउटसाइड दी इंटरस्टिशियल सेल्स क्या नहीं करती, आपकी रिलीज नहीं करती। तो आपकी अपोप्टोसिस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो रिटेन रहता है इन अपोप्टोटिक बॉडी। वाइल अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो नेक्रोसिस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या जाता है, आपका रिलीज हो जाता है, क्योंकि जब सेल ब्रस्ट होगी तो उसके इनसाइड का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और ड्यू टू रिलीज ऑफ साइटोप्लाज्म वहां पे क्या होगा, आपका इन्फ्लामेशन होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपकी जो अपोप्टोसिस जो सेल्स है उसके अंदर क्या होता है, आपका इन्फ्लामेशन यूजुअली क्या होता है, आपका अकर होता है। वाइल अपोप्टोसिस की बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म जो कंटेंट है वो रिटेन रहता है अपोप्टोटिक बॉडी के अंदर, दैट्स व्हाई नो इन्फ्लामेशन का, जो उनके अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें कि आपकी अपोप्टोसिस में हमने देखा था एक पाइक्नोसिस प्रोसेस प्रेजेंट होता है, एक आपका कैरियोहेक्सिस प्रेजेंट होता है। आपका जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होता है, न्यूक्लियर आपका फ्रेगमेंटेशन होता है। वाइल अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो इसमें आपका पाइक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस एज वेल एज क्या प्रेजेंट होता है, आपका कैरियोलाइसिस प्रेजेंट होता है। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। कैरियो का मतलब क्या होता है, आपका न्यूक्लियस या क्रोमोसोम। तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, आपका लाइस ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसमें कैरियोलाइसिस भी प्रेजेंट होता है, पाइक्नोसिस भी प्रेजेंट होता है, और एज वेल एज आपके कैरियोहेक्सिस भी प्रेजेंट होता है। ये कुछ डिफरेंस थे अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें कि आपका जो अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है ये आपका विद द हेल्प क्या होता है, आपके कैस्पेस के हेल्प से होता है। कैस्पेस क्या होता है, आपके एंजाइम होते हैं। किसी भी वर्ड के पीछे अगर ASC लिखा होता है दैट मीन्स वो क्या है, आपका एंजाइम है। तो कैस्पेस आर एंजाइम से क्या आपके एंजाइम है। हियर जो सी यहाँ पे जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सिस्टीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टीन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ASP रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एस्पार्टेट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो कैस्पेस एंजाइम्स की बात करें तो कैस्पेस जो एंजाइम्स है वो क्या होता है, आपके सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज होते हैं। प्रोटीएज वो एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। उन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीएज एंजाइम बोलते हैं। अब ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये क्या करता है, आपके
एस्पार्टेट जो अमीनो एसिड, मान लो कोई एक सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के अंदर आपका क्या है, एस्पार्टेट प्रेजेंट है, क्योंकि आपकी एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपके जो प्रोटीन है मोनोमर होती है अमीनो एसिड की। तो इसमें बहुत सारी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है, एक आपका सी टर्मिनल प्रेजेंट होता है। एन टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है उस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल। वाई इसके अपोजिट जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो टर्मिनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल बोलते हैं। तो एक प्रोटीन के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। तो इस सबस्ट्रेट के अंदर जो एस्पार्टिक जो एसिड प्रेजेंट होता है, इसको टुवार्ड दी सी साइट, आपके कार्बोक्सिलिक जो साइट होते हैं उससे क्या करता है, एस्पार्टेट को क्लीव करने का काम करता है, हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। दैट्स वाई इस एंजाइम का जो नेम है वो क्या है आपका, एस्पार्टेट एंजाइम। वाइल अगर हम इस एंजाइम की बात करें, आपके एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, आपकी अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इसमें कुछ कंजर्व्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है, QACRG। हेयर जो सी है वो रिप्रेजेंट करता है आपके सिस्टीन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जो सिस्टीन है ये क्या करती है, मेन एक्टिव साइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस एंजाइम में इस सिस्टीन को हम क्या कर देंगे, हम लॉस कर देंगे, तो इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी लॉस हो जाएगी। दैट्स वाई इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, कैस्पेज बोलते हैं। तो दो रीजन है कैस्पेज बोलने का इस एंजाइम को, कि एक तो इसके अंदर सिस्टीन एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, अगर इस सिस्टीन को अगर हम इस एंजाइम से रिमूव कर देते हैं तो इस एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, आपकी लॉस हो जाती है। ये जो एंजाइम है ये आपका प्रोटीज एंजाइम है। प्रोटीज मतलब जो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने में काम करता है। तो आपके जो प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है, दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक आपके एक्सोपैट प्रोटीन होते हैं, एक आपके एंडोप्रोटीन होते हैं। एंडोप्रोटीन होते हैं इनसाइड, जो क्या करते हैं, बिटवीन से मिडिल से क्या करते हैं, आपके अमीनो एसिड को हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं, उनको हम एंडोप्रोटीन बोलते हैं। जो साइड से क्लीव करने का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो आपके जो कैस्पेज है ये क्या होते हैं, आपके एंडोप्रोटीन होते हैं। सिस्टीन इसके अंदर क्या होते हैं, आपकी मेन एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, और ये सबस्ट्रेट को क्लीव करते हैं सी टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट। दैट्स व्हाई इन एंजाइम को हम किस नाम से जानते हैं, कैस्पेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इनका नाम हम क्या बोलते हैं, कैस्पेज बोलते हैं। अब ये जो कैस्पेज होते हैं इनिशियली सेल्स के अंदर क्या होते हैं, इनिशियली प्रो कैस्पेज की फॉर्म होता है। दैट मीन्स इनिशियली ये कैसे होता है, आपके इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जाइमोजन के नाम से जानते हैं। तो आपके जो कैस्पेज है वो क्या आपके जाइमोजन जाइमोजन होते हैं। इनिशियली कैसे होता है, आपके इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की उनके आगे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रो वर्ड यूज करते हैं। दैट मीन्स ये जो आपका एंजाइम है वो कैसे आपका इनएक्टिव है। तो आपके प्रो कैस्पेज, दैट मीन्स अभी कैस्पेज जो एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। अब इनका जो एक्टिवेशन है वो मे बी दो वे से हो सकता है। जो आपके दो कैस्पेज है आपस में ज्वाइन होकर डायमर की फॉर्मेशन करके क्या हो सकते हैं, एक्टिवेट हो सकते हैं। और इट में भी आपके कोई भी एक आपका कैस्पेज है उसके अंदर लाइटिक होने के कारण, उसकी एक यूनिट का ब्रेकडाउन होने के कारण, क्लीव होने के कारण भी क्या हो सकता है, कैस्पेज एक्टिव हो सकते हैं। अब ये जो कैस्पेज है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 12 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, आपके कैस्पेज प्रेजेंट होते हैं। और इन कैस्पेज के पास क्या होती है, डिफरेंट प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन होती है। मान लो कोई भी आपका ये एंजाइम है, इस एंजाइम के पास, इस कैस्पेज एंजाइम के पास क्या होती है, बहुत सारी डोमेन होती है। डोमेन तो मतलब है कोई एरिया, जैसे इस एरिया के पास कोई भी डोमेन प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी आपकी क्या हो सकती है, डेड इफेक्टिव डोमेन हो सकती है, और इट में भी आपकी क्या हो सकती है, CARD कार्ड डोमेन हो सकती है। कार्ड का मतलब होता है, CA का मतलब होता है कैस्पेज, R का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, एंड D का मतलब क्या होता है, डोमेन। तो आपके जो कैस्पेज है इनके पास क्या होती है, डिफरेंट इंटरेक्टिव डोमेन प्रेजेंट होती है। दो टाइप की डोमेन प्रेजेंट होती है, एक होती है आपकी कार्ड डोमेन, और सेकंड होती है आपकी DED डोमेन। DED स्टैंड फॉर दैट इफेक्टर डोमेन। कार्ड की बात करें, कार्ड की फुल फॉर्म होती है आपकी कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन। ठीक है, तो आपकी जो कार्ड जो डोमेन होती है वो अदर कैस्पेस को क्या करती है, रिक्रूट करती है। वाई दैट इफेक्टर जो डोमेन है वो क्या करती है, दैट कार्ड कराती है सर। जैसे कि हमने बताया कि जो ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर 12 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, कैस्पेस प्रेजेंट होते हैं। इसमें से कैस्पेस 8 और कैस्पेस जो 10 है उसके पास क्या होती है, दैट इफेक्टर डोमेन प्रेजेंट होती है। वाइल कैस्पेस 1, 2, 4, 5 एंड 9 जो आपके कैस्पेस है उनके पास क्या होते हैं,
कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन होती है, कार्ड डोमेन प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हो कि टोटल 12 टाइप के क्या होते हैं आपके कैस्पेस होते हैं, और इन कैस्पेस के अंदर क्या होती है, दो डिफरेंट टाइप की डोमेन क्या होती है प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी कार्ड डोमेन और एक क्या होती है आपकी डेट इफेक्टर डोमेन। तो आपकी जो कार्ड जो डोमेन है वो आपकी प्रेजेंट होते हैं कैस्पेस फर्स्ट के पास, कैस्पेस 4 के पास, कैस्पेस 5 के पास, कैस्पेस 9 के पास और कैस्पेस 2 के पास प्रेजेंट होती है। वाइल दैट इफेक्टर डोमेन की बात करें तो आपकी प्रेजेंट होती है कैस्पेस 10 और कैस्पेस 8 के पास क्या होती है आपकी बीईडी डोमेन क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती है। तो अभी हमने देखा कि कैस्पेस के पास क्या होते हैं डिफरेंट टाइप की क्या होती है प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन होती है, कार्ड और आपकी बीईडी डोमेन होती है। अब हम बात करें कि जो कैस्पेस है 12 टाइप के तो होते हैं। अब ये जो कैस्पेस है इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है ऑन दी बेसिस ऑफ अपोप्टोसिस और इन्फ्लामेशन। सभी जो कैस्पेस है वो आपके अपोप्टोसिस का नहीं कराते, कुछ जो आपके कैस्पेस है वो क्या करते हैं आपके इन्फ्लामेशन भी काज कराते हैं। तो इस बेसिस पे हमने कैस्पेस को दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर दिया, एक आपके अपोप्टोटिक कैस्पेस और सेकंड है आपके इन्फ्लामेंट्री कैस्पेस। तो आपके कैस्पेस 1, कैस्पेस 4, कैस्पेस 5, 11 और 12 ये आपके 5 जो कैस्पेस है क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन काज कराते हैं, दैट्स इनको हम क्या बोलते हैं इन्फ्लामेंट्री कैस्पेस बोलते हैं। अब जो अपोप्टोटिक कैस्पेस जो अपोप्टोसिस काज कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं अपोप्टोटिक कैस्पेस। अब अपोप्टोट जो कैस्पेस इनको भी हमने फर्दर क्या कर दिया क्लासिफाई कर दिया दो क्लासेस के अंदर, एक है आपकी इनिशिएटरी कैस्पेस और एक आपके एग्जीट्यूनर कैस्पेस। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी जो कैस्पेस अपोप्टोसिस को क्या करते हैं इनिशिएट कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं इनिशिएटर कैस्पेस, और जो क्या करते हैं आपके एग्जीक्यूट कराते हैं आपके एंड कराते हैं अपोप्टोसिस प्रोसेस का उसको हम क्या बोलते हैं एग्जीट्यूनर कैस्पेस। तो आपके जो कैस्पेस 2 है, कैस्पेस 8 है, कैस्पेस 9 है और कैस्पेस 10 है ये कैसे होते हैं आपके इनिशिएटर कैस्पेस है। वाइल अगर हम कैस्पेस 3 की बात करें, 6 की बात करें और 7 की बात करें ये तीनों कैसे होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव कैस्पेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी जो आपके एपोप्टोटिक जो कैस्पेस है आपके इनिशिएटर और आपके एग्जीक्यूटिव कैस्पेस। नेक्स्ट हम बात करें अपोप्टोटिक पाथवेज की बात करें तो आपका जो अपोप्टोसिस है ये दो वे से हो सकता है, दो पाथवे से जो सेल से अपना अपोप्टोसिस कार्य कराती है, जिसमें से एक जो पाथवे है दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, सेकंड है आपका इंट्रिंसिक पाथवे। मान लो कोई भी एक सेल है, ये सेल्स अपनी डेथ कार्य करा रही है, अपनी डेथ को क्या कर रही है प्रोग्राम कर रही है। अगर इसको सिग्नल कहाँ से मिले आउटसाइड दी सेल्स मिले, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या करें सेल्स को क्या करें स्टिमुलेट करें प्रोग्राम करने के लिए, डेथ प्रोग्राम करने के लिए, तो उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। इसमें जो कार्य होते हैं जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। मान लो कोई भी सेल्स है, इस सेल्स के अंदर डेथ कार्य करानी और सिग्नल्स कहाँ से मिल रहे हैं आउटसाइड दी सेल्स मिल रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर क्या कर रहे हैं स्टिमुलेट कर रहे हैं उसको डेथ करने के लिए। तो इसमें क्या होता है बाहर से कोई भी अगर किसी को स्टिमुलेट करता है तो इसमें क्या होता है एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एक लिगेंड प्रेजेंट होता है। लिगेंड जो आपका सिग्नल दे रहा है इस सेल्स को किसके लिए डेथ करने के लिए अपोप्टोसिस करने के लिए। तो इसमें क्या होता है रिसेप्टर और सिग्नल क्या होता है आपका रिसेप्टर और आपके लिगेंड के बीच में क्या होता है आपका इंटरेक्शन अकर होता है। अब इसमें जो लिगेंड होते हैं इस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं डेथ लिगेंड के नाम से जानते हैं, और जो रिसेप्टर्स है इसको भी हम क्या बोलते हैं डेथ रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं। बिकॉज दोनों क्या कार्य करा रहे हैं सेल्स के अंदर डेथ कार्य करा रहे हैं, इसलिए हम लिगेंड को और आपके जो रिसेप्टर्स है दोनों को हम क्या बोलते हैं डेथ लिगेंड और डेथ रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। दैट्स व्हाई एक्सट्रिंसिक जो पाथवे इट इज आल्सो नोन एज डेथ रिसेप्टर पाथवे। सेकंड जो पाथवे है दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में सेल के इनसाइड से ही क्या करता है सेल को स्टिमुलस मिलता है अपोप्टोसिस के लिए, जिसमें इंटरनल जो फैक्टर्स है वो क्या कार्य कराते हैं अपोप्टोसिस कार्य कराते हैं। दैट्स व्हाई इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के नाम से जानते हैं। अब इस इंट्रिंसिक पाथवे में मेन जो रोल प्ले करता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है, और यही जो साइटोक्रोम सी है वो क्या करता है अपोप्टोसिस कार्य करवाता है। इसलिए इंट्रिंसिक जो पाथ है इट इज आल्सो नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। तो दो पाथ है जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे अपोप्टोसिस कार्य होती है। फर्स्ट है एक्सटेंसिव पाथवे और सेकंड है आपका इंट्रिंसिक पाथवे। अब हमने बताया कि एक्सटेंसिव जो पाथवे आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण हो रहा है और इंट्रिंसिक पाथवे आपके इंटरनल फैक्टर्स के कारण होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है एक्सटर्नल और कौन कौन से इंटरनल फैक्टर है जिससे सेल्स क्या करती है आपकी डेथ कार्य करती है। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर इसमें भी आपका कोई इंफेक्शन हो सकता है,
उस इंफेक्शन के कारण क्या करती है, सेल्स अपोप्टोसिस शो करती है। किसी भी रेडिएशंस के एक्सपोजर के कारण, जैसे एक्सरे है, गामा रे है, यूवी रे है, एक्सेट्रा, इन रे के एक्सपोजर के कारण भी क्या होती है, सेल अपोप्टोसिस शो करती है, अपनी डेथ को क्या करती है, प्रोग्राम करती है। इट में भी हीट का एक्सपोजर हो सकता है, या कोई भी एक्सटर्नल आपका स्ट्रेस कंडीशंस होता है, स्ट्रेस कंडीशंस में जो सेल्स है वो क्या करती है, अपोप्टोसिस शो करती है। वाइल इंटरनल फैक्टर की बात करें तो इंटरनल जो फैक्टर है इसमें भी आपका हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसका डिक्रीज होना सेल्स के अंदर, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्योंकि हमारी सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और फूड के हाइड्रोलाइज के लिए, एनर्जी के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी दैट मीन्स अल्टीमेटली उस सेल्स के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी, और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी वो सेल्स क्या करेगी, आपकी अपोप्टोसिस हो करेगी। तो इंटरनल फैक्टर इनसाइड से फैक्टर मिल सकता है, आपका हाइपोक्सिया फैक्टर हो सकता है। इसमें भी डीएनए डैमेज होने के कारण मे बी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज हो सकता है, मे बी डबल स्टैंडर्ड डैमेज हो सकता है, जिसके कारण जो सेल्स है वो क्या करती है, आपकी अपोप्टोसिस हो करती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है इंटरनल फैक्टर दैट इज म्यूटेशन। किसी म्यूटेशन होने के कारण भी सेल्स के अंदर क्या हो सकती है, आपकी अपोप्टोसिस हो सकती है। इसमें भी इंक्रीज ऑफ फ्री रेडिकल्स, जैसे कोई भी फ्री रेडिकल्स है उनके इंक्रीज होने के कारण भी क्या होती है, आपकी अपोप्टोसिस होती है। अल्टीमेटली ये जो फ्री रेडिकल्स है वो क्या काज कराते हैं, आपके म्यूटेशंस काज कराते हैं, डीएनए डैमेज काज कराते हैं। और इन फ्री रेडिकल्स के इंक्रीज होने के कारण डीएनए डैमेज होगा, म्यूटेशन होगा, दैट मीन्स अल्टीमेटली सेल्स को स्टिमुलस मिलेगा किसके लिए, अपोप्टोसिस के लिए। नेक्स्ट जो इंटरनल फैक्टर है आपका न्यूट्रिशन डिप्रीवेशन। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के होने के कारण भी कर सकती है, सेल अपोप्टोसिस शो कर सकती है। और इसमें भी कैल्शियम आयन के ओवरलोड होने के कारण भी क्या होती है, आपकी डेथ का होती है। क्योंकि जो कैल्शियम आयन होता है ये कैसा होता है, आपका टॉक्सिक आपका आयन होता है, टॉक्सिक आपका मिनरल्स होता है। टॉक्सिक होने के कारण एक सिंगल आपके मिनरल्स को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, दो हार्मोन सिक्रेट करती है। एक आपका पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करती है, एक आपका कैल्सीटोनिन। क्योंकि आपका जो कैल्शियम आयन है वो कैसा है, टॉक्सिक है। और इसी एक सिंगल मिनरल्स को कंट्रोल करने के लिए दो जो ग्लैंड है वो दो डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रेट करते हैं। जैसे पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है वो क्या करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करती है। और आपकी जो थायरॉयड जो ग्लैंड है वो क्या करता है, आपका कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है उसको क्या करती है, सिक्रेट करती है। पैराथायरॉयड हार्मोन आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है इसको इंक्रीज करने का काम करता है। वाइल कैल्सीटोनिन की बात करें तो कैल्सीटोनिन ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन है उसको किसमें काम करने, डिक्रीज करने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। अगर सेल्स के अंदर कैल्शियम आयन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होने के कारण जो सेल है वो क्या शो करती है, अपोप्टोसिस शो करती है। और इसी कैल्शियम आयन को फ्री फॉर्म में कभी भी प्रेजेंट नहीं होती सेल के अंदर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टोर होते हैं सेल के अंदर एक ऑर्गेनली को, जिसको हम क्या बोलते हैं, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके जो कैल्शियम आयन है मसल सेल्स के अंदर आपके स्टोर होते हैं इनसाइड दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब ये जो कैल्शियम आयन है इसके ओवरलोड होने के कारण क्या हो रहा है, आपका अपोप्टोसिस हो रहा है। तो कुछ कार्डियस से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है, अपोप्टोसिस कार्ड होता है।